तो हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रैंडपा क्रिपल ने इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर में चोरी कर अपनी लैग वापस ले लिया था और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने चिन्मू से कुछ कॉइन्स उधार मांगे थे और चिन्मू ने ग्रैंडपा माँ के हाथ और ग्रैंडपा क्रिपल की डिवाइन लेग को नरिश करने की प्रिस्क्रिप्शन पूरी हो चुकी थी। अब बस इंपीरियल कॉलेज के वेयरहाउस से कुछ सप्लीमेंट्री हर्ब्स लेने बाकी थे। तो अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब नॉवल में आगे चिन्मू ने जड़ी बूटियों को व्यवस्थित किया और उन्हें आपस में मैच किया। उसने औषधि के माध्यम से ग्रैंडपा ओल्ड माँ की आर्म और ग्रैंडपा क्रिपल की लेग का नरिश किया। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज के वेयरहाउस से दक्षिण की एक वेनमस इंसेक्ट पाउडर खरीदी। यह इंसेक्ट पाउडर अत्यंत सूक्ष्म कीड़ों से बनी थी जिन्हें वर्मिलियन ब्यूटी वेनमस इंसेक्ट्स कहा जाता था। यदि एक भी इंसेक्ट्स किसी व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो उसे नंगी आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल था। केवल थर्ड आई से ही उसे देखा जा सकता था। इन इंसेक्ट्स को सुखाकर जब पाउडर बना दिया जाता था और ब्लड के संपर्क में आते ही वे दोबारा रिवाइव हो जाते थे। चिन्मू ने ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल से उनका फ्रेश ब्लड लिया और उससे इंसेक्ट पाउडर को घोला। वर्मिलियन ब्यूटी वेनमस इंसेक्ट्स को फ्रेश ब्लड का नरिशमेंट मिलते ही वे रिवाइव हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो दोनों गॉबलेट्स में रखा रक्त स्वयं जिंदा हो। ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल ने उन गॉबलेट्स को देखा। उनकी दृष्टि एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, इसलिए वे ब्लड में मौजूद इंसेक्ट्स को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। गॉबलेट के भीतर हजारों की संख्या में इंसेक्ट्स डेंसली रूप से भरे हुए थे और वह सीन अत्यंत भयावह था। तभी ग्रैंडपा क्रिपल ने चिन्मू से कहा, मुएर, क्या तुम इन इंसेक्ट्स का उपयोग हमारे लिम्स को ठीक करने के लिए करना चाहते हो? ये किस प्रकार के इंसेक्ट्स हैं और क्या ये हार्मफुल तो नहीं है? डिसेबल्ड एल्डरली विलेज। यदि फिंडिशनेस की बात की जाए तो ग्रैंडपा बुचर स्वयं को दूसरा स्थान दे सकता था जो छोटी लड़कियों को भी रुला दे, किंतु प्रथम स्थान ग्रैंडपा अपोथेकरी का था जिसे फ्लावर्स और लिटिल इंसेक्ट्स को पालने का शौक था। ग्रैंडपा अपोथेकरी का चेहरा भले ही डरावना था पर उसके इंसेक्ट्स उससे भी अधिक भयावह थे। ग्रैंडपा क्रिपल चोरी चकारी करने का आदी था और लगभग हर व्यक्ति के कमरे में जा चुका था। यहाँ तक कि चिन्मू की शुगर कोटेड हॉथॉर्न भी वह कई बार ले चुका था, लेकिन उसने कभी ग्रैंडपा अपोथेकरी के कमरे को छुआ तक नहीं था। चिन्मू ने ग्रैंडपा अपोथेकरी के साथ हीलिंग आर्ट सीखी थी, इसलिए उसे इंसेक्ट्स के बारे में उसे अच्छी नॉलेज थी। दोनों ग्रैंडपा गॉबलेट्स में भरे इंसेक्ट्स को देखकर ग्रैंडपा क्रिपल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा आभास हो रहा था मानो कोई विकेट व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा हो। तभी चिन्मू ने ग्रैंडपा क्रिपल से कहा, ग्रैंडपा क्रिपल, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स का उपयोग सदर्न बॉर्डर्स की 5 स्प्राउट्स की वेनोमस इंसेक्ट टेक्निक्स में से एक है। इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। चिन्मू ने इंसेक्ट मिक्स्ड ब्लड को ग्रैंडपा ओल्ड माँ की आर्म और ग्रैंडपा क्रिपल की लेग की ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट किया। वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स अब उन लिम्स में स्थापित हो चुके थे। इसके बाद चिन्मू ने कहा, इन इंसेक्ट्स को वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदर्न बॉर्डर्स की कुछ सेक्ट्स की महिलाएं इनका प्रयोग अपनी ब्यूटी को स्थिर रखने और यूथ को संरक्षित करने के लिए करती हैं। वे मरने के बाद भी जीवित जैसी प्रतीत होती हैं। तभी ग्रैंडपा क्रिपल ने कहा, डेथ के बाद भी जीवित जैसी दिखना, और वह अनायास सिहर उठा। उसे अब भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स कोई अच्छी वस्तु है। चिन्मू ने ग्रैंडपा क्रिपल की लेग और ग्रैंडपा ओल्ड माँ की आर्म को मेडिसिनल कॉल्ड्रन में रखा। कॉल्ड्रन में पहले से मेडिसिनल डिकॉक्शन तैयार था। तभी चिन्मू ने कहा, इस तरह के वेनोमस इंसेक्ट्स खून में जमे डेड ब्लड, त्वचा की डेड स्किन, मसल्स के डैमेज होने पर बनने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन, टूटी हुई बोन्स और डेड बोन मैरो को खा जाते हैं। यही वजह है कि वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग बुढ़ापे तक अपनी यूथ अपीयरेंस बनाए रखते हैं। ग्रैंडपा अपोथेकर ने कहा था कि उसकी कुछ इंटीमेट फीमेल फ्रेंड्स ने अपने बॉडी में इस तरह के इंसेक्ट्स पाले हुए हैं। कई साल बाद भी वे 16-17 साल की दिखती थीं और बहुत टाइट थीं। ग्रैंडपा अपोथेकर ने कहा था कि उसे बहुत टाइट लड़कियां पसंद हैं। और फिर चिन्मू ने सोचते हुए कहा, ये टाइट लड़कियां क्या होती हैं? यह सुनकर ग्रैंडपा क्रिपल ने चिन्मू से कहा, तुम अभी छोटे हो, इन बेकार की बातों के बारे में मत सोचो। बस ये बताओ, क्या मैं इन इंसेक्ट्स को यूज कर सकता हूँ?
तभी चिन्मू ने पैलेस से लाई गई स्पिरिट हर्ब्स में से एक सीड निकाला और मेन रूम की एक फ्लोर टाइल हटाई और नीचे जेड जैसी मिट्टी प्रकट हुई। और चिन्मू ने कहा, सेफ तो हैं, लेकिन इस प्रकार के वेनोमस इंसेक्ट्स की एक कमी भी है। यदि इन्हें भूख लग जाए तो ये स्वस्थ फ्लैश और ब्लड को भी खाने लगते हैं। इसलिए जिन लोगों के शरीर में ये इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें फ्रेश ब्लड के माध्यम से इन्हें पालना पड़ता है। समय के साथ शरीर में वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ती जाती है और फ्रेश ब्लड की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। फिर चिन्मू ने अपनी टाउटी सैक खोली और जेड ड्रैगन पैलेस से लाया हुआ वाटर उस मिट्टी पर डाला। इसके बाद चिन्मू ने कहा, ग्रैंडपा अपोथिकरी ने बताया था कि 5 स्प्राउट्स की लैंड में ब्यूटीफुल वुमेन का यंग और स्ट्रॉन्ग मैन को सेड्यूस करना आम बात है। एक रात के बाद उन पुरुषों की सिर्फ स्किन बचती है और वे ट्विस्टेड गोस्ट्स बन जाते हैं। उनके बॉडी से चूसा गया एसेंस और ब्लड उन महिलाओं के वर्मिलियन ब्यूटी वेनम्स इंसेक्ट्स को फीड करने में यूज होता है। ग्रैंडपा क्रिप्पल फिर से सिहर उठा। किन्मू ने उस मिट्टी को पानी दिया और पानी पड़ते ही मिट्टी हल्की सी उभर आई और उसी जगह से एक सॉफ्ट सा शूट बाहर निकला, जो नेकेड आई से दिखने वाली स्पीड से लगातार ग्रो करता चला गया। चिन्मू मेन रूम में उस छोटे सैपलिंग के चारों ओर चलते हुए ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक एग्जीक्यूट करता रहा। फिर चिन्मू ने अर्थ इयॉन क्रिएशन टेक्निक चलाई और मुद्रास बनाते हुए उस नन्हे पौधे पर स्ट्राइक किया। जैसे ही चिन्मू की हथेली या उसकी चलती हुई 5 उंगलियां पत्तियों को छूती, वे तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाती। जब ब्रांचेस और लीव्स चिन्मू की हथेली या उंगलियों के कांटेक्ट में आए तो डिंग डोंग जैसी आवाजें निकलीं, बिल्कुल गुचिन के नोट्स की तरह, और मेन रूम में एक मेलोडियस रिदम फैल गया। और तभी चिन्मू ने अपने स्टेप्स बदले। अर्थ इयॉन क्रिएशन टेक्निक के असर से वह छोटा पौधा इंसान की हाइट तक बढ़ गया। ब्रांचेस निकलीं और लश ग्रीन लीव्स फैल गईं। इसके बाद फ्लावर बड्स निकले और वे स्नो वाइट पेयर ब्लॉसम्स में खिल गए। यह देखकर चिन्मू ने कहा, वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। इसलिए जब मैं इंपीरियल कॉलेज के वेयरहाउस गया था तो डायरेक्टरेट ने मुझसे पूछा कि मैं इसका यूज किस लिए कर रहा हूँ। उसने बताया कि किंग्स, ड्यूक्स और मिनिस्टर्स के घरों में कई फीमेल्स इस तरह की चीजें पसंद करती हैं। पैलेस की कुछ कॉन्सर्ट्स भी इन्हें यूज करती हैं। इसलिए हॉल ऑफ सुप्रीम हीलिंग ने इन इंसेक्ट्स को मॉडिफाई कर दिया है ताकि वे रिप्रोड्यूस न कर सकें। और चिन्मू के कदम नहीं रुके और चिन्मू के हाथ भी नहीं रुके। मुद्रास ग्वानिन के फिंगर्स फ्लिक करने जैसे बदलते रहे। हर फ्लिक पर ऐसा साउंड हुआ जैसे शांत लेक में पत्थर गिरा हो, और तभी पेड़ पर खिले पेयर ब्लॉसम्स धीरे धीरे विदर हो गए और उनकी जगह ग्रीन पेयर्स निकल आए। ये पेयर्स बहुत छोटे थे, सिर्फ थंब के साइज के, लेकिन चिन्मू की मुद्रा ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये फ्रूट्स धीरे धीरे बिगर होते चले गए। और तभी चिन्मू ने कहा, इंपीरियल फिजिशियन यू ने एक इंसेक्ट एलिमिनेशन पिल बनाई है। जब वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स बॉडी को हार्म करने लगते हैं तो इस पिल को कंज्यूम करके इंसेक्ट्स को किल कर बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। और फिर चिन्मू ने क्रिएशन टेक्निक चेंज की और फ्रूट्स को और राइपन किया। पेड़ पर लगे ग्रीन पियर्स अब फिस्ट के साइज के हो गए। तभी चिन्मू ने कहा, मैंने वेयरहाउस डायरेक्टरेट से एक इंसेक्ट एलिमिनेशन पिल मंगवा कर देखी। उसमें यूज होने वाली हर्ब्स बहुत ऑर्डिनरी थीं, फिर भी उसे बेहद हाई प्राइस पर बेचा जाता है। इंपीरियल प्रिसेप्टर की 1 महीने की सैलरी भी एक पिल के लिए इनफ नहीं है। डायरेक्टरेट ने बताया कि इंपीरियल फिजिशियन यू इसी पिल के भरोसे इंपीरियल फिजिशियंस के बीच टाइकून बन गया। तभी ग्रैंडपा क्रिपल की आंखें चमक उठीं और ग्रैंडपा क्रिपल ने कहा, इंपीरियल फिजिशियन यू, टाइकून। तभी पेड़ पर लगे पेयर्स येलो हो गए और उनसे स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस निकलने लगी। और चिन्मू ने कुछ पेयर्स तोड़े और ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल की तरफ थ्रो किए। दोनों ओल्ड मैन ने एक एक बाइट लिया। पेयर की स्वीटनेस पूरे मुंह में फैल गई और दोनों तारीफ किए बिना नहीं रह सके। और ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने चिन्मू से कहा, लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने कौन सा स्पेल यूज करके इन पियर्स को ट्रांसफॉर्म किया है। यह सुनकर चिन्मू थोड़ा ब्लश हो गया और बोला, ग्रैंडपा माँ, मजाक मत कीजिए। ये अर्थ इयॉन क्रिएशन टेक्निक है जो ग्रैनी ने मुझे सिखाई थी। ये सुनकर ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर सरप्राइज था। तभी ग्रैंडपा क्रिपल ने धीमे से कहा, मैंने ग्रैनी सी को पहले इस टेक्निक से सन रिफाइन करते देखा है। नून के टाइम 5 हार्ट्स ऊपर की ओर करके सन एसेंस गैदर किया जाता था, जिससे स्काई में फायर क्लाउड्स उमड़ पड़ती थीं। वो सीन इतना टेरिफाइंग था कि साफ दिखता था कि यह डेविल पाथ की टॉप लेवल टेक्निक है।
ग्रैनी सी ने इसी टेक्निक से कई लोगों को जलाकर मार दिया था और यह तुम्हारे अभी के यूज से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर किन्मू चौंक गया और बोला, क्या मैंने इसे गलत तरीके से कल्टीवेट कर लिया है? तभी ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने छिनमू से कहा, तुमने गलत कल्टीवेट नहीं किया, तुमने इसे प्योर तरीके से कल्टीवेट किया है। मुझे लगता है ओल्ड वुमन सी ही पाथ से भटक गई थी। सन सभी लिविंग बीइंग्स को नरिश करता है, इसलिए इसे इसी तरह यूज किया जाना चाहिए। और फिर चिन्मू ने कुछ और पियर्स तोड़े, उन्हें आधा काटा और मेडिसिनल डिकॉक्शन में डाल दिया। और चिन्मू ने कहा, मैं वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट से आर्म और लेग के डेड पार्ट्स रिमूव करूंगा और डेड पार्ट्स हटने के बाद मेडिसिन से इंसेक्ट्स को बाहर निकाल दूंगा। इंसेक्ट्स तुम्हारे लिम्स को हार्म नहीं करेंगे। यह येलो पेयर एक हर्ब है जो बाकी मेडिसिन की मेडिसिनल एनर्जी को एक्साइट करता है। टेस्ट में स्वीट है, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत कम हैं। छेमू की हीलिंग आर्ट की अंडरस्टैंडिंग अब इंपीरियल फिजिशियन यू से भी आगे निकल चुकी थी। इंपीरियल फिजिशियन यू ने इंसेक्ट एलिमिनेशन पिल से वर्मिलियन ब्यूटी वेनोमस इंसेक्ट्स को पॉइजन किया था, जिससे इंसेक्ट्स मरने के बाद भी बॉडी में रह जाते थे और धीरे धीरे बाहर निकलते थे। हालांकि छिनमू ने मेडिसिन का इस्तेमाल करके उन वेनोमस इंसेक्ट्स को खुद ही बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और चिन्मू ने कोई ट्रेस पीछे नहीं छोड़ा। इसके अलावा चिन्मू के द्वारा रिफाइन किया गया मेडिसिनल डिकॉक्शन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता था, जिससे ग्रैंडपा ओल्ड माँ की आर्म और ग्रैंडपा क्रिपल की लेग की एक्टिविटी स्टिम्युलेट होती थी और लाइफ फोर्स की रिकवरी में मदद मिलती थी। जब लिम्स पूरी तरह हेल्थी हो जाते, तब उन्हें दोबारा अटैच किया जा सकता था। चिन्मू ने बाकी पेयर्स तोड़े और एक पूरी बास्केट भर ली। फिर पेयर ट्री को रूट समेत उखाड़कर कोर्टयार्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया और छिनमू ने हुलिंगर और ड्रैगन किलिन को बुलाया और उन्हें भी ये पेयर्स दिए। और हुलिंगर ने इसका एक बाइट लिया और लगातार तारीफ करने लगी। ड्रैगन किलिन ने भी काफी पेयर्स खाए। भले ही ये स्केलेट फायर स्प्रिट पिल्स नहीं थे, फिर भी उसने मजे से खाया। ड्रैगन किलिन को पेयर्स खाते देखकर किन्मू ने कहा, अब इस फेलो का थोड़ा फैट कम करना जरूरी है। किन्मू ने ड्रैगन किलिन को देखते हुए मन ही मन सोचा, अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो शायद फायर क्लाउड्स पर कदम रखकर उड़ भी ना पाए। इधर ग्रैंडपा क्रिपल ज्यादा देर बैठ नहीं पाया। वह तो चिन्मू के यहाँ आधा दिन रहने के बाद ही ग्रैंडपा क्रिपल बाहर घूमने की बात करने लगा और ग्रैंडपा ओल्ड माँ को डर था कि कहीं उसका सामना इंपीरियल प्रिसेप्टर से न हो जाए। इसलिए ग्रैंडपा ओल्ड माँ उसके साथ बाहर चला गया। जिस इंसान की ग्रैंडपा क्रिपल हमेशा बात मानता था, वह ग्रैंडपा ओल्ड माँ ही था और वह उसका रिस्पेक्ट करता था और उससे डरता भी था, इसलिए मना नहीं कर सका। दोनों के बाहर जाने के बाद भी छिनमू को उनकी सेफ्टी की चिंता नहीं थी। इंपीरियल प्रिसेप्टर भी सीरियसली इंजर्ड था, इसलिए अगर उसका सामना ग्रैंडपा क्रिपल से होता भी तो जरूरी नहीं था कि नुकसान ग्रैंडपा क्रिपल का ही होता। इसके अलावा ग्रैंडपा ओल्ड माँ विलेज का सबसे स्टेडी और रिलायबल इंसान था। उसके रहते ग्रैंडपा क्रिपल कोई गड़बड़ नहीं करता। कुछ दिन बीत गए और जो इंपीरियल स्कॉलर्स फ्रंट लाइन्स पर गए थे वे लौट आए। लिजू, सर्जिंग रिवर और डियर काउंटी में उनका सामना ग्रेट माउंटेन सेक्ट द्वारा डेविल समनिंग, नाइन स्पेक्ट्र सेक्ट द्वारा सोल समनंग और कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट द्वारा कॉर्प्स कंट्रोल से हुआ था। जनरल शियाओई के सरप्राइज अटैक के बाद बैटल में गए इंपीरियल स्कॉलर में से 30% मारे गए। ये एलीट्स अमंग एलीट्स थे, इसलिए लॉस बहुत बड़ा था। जो इंपीरियल स्कॉलर्स डार्कनेस में आगे बढ़े थे वे कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गए। लकी ये रहा कि इटर्नल पीस एम्पायर की मेन आर्मी ने इंपीरियल प्रिसेप्टर के कमांड में सर्जिंग रिवर में रिबेलियन को सप्रेस कर दिया और जनरल यूयुअन चुयुन ने सबकी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके समन डेविल गॉड को मार गिराया और नेदरवर्ल्ड गेट तक पहुंच गया। लिजहो की प्रीफेक्चर मैजिस्ट्रेट यूयुअन चुयु ने अपनी आर्मी को रिवर पार कर जनरल स्याओई को रोकने भेजा। जब दोनों आर्मीज के बीच रिवर सरफेस पर ब्लडी बैटल हुई, तभी जनरल स्याओई की आर्मी की एडवांस रुक पाई। सर्जिंग रिवर में सनसेट के समय यूयुअन चुयु और यूयुअन चुयुन की सोर्ड्स परफेक्टली कोऑर्डिनेट हुई। उस समय सोर्ड सन आधा रिवर के हार्ट में डूबा हुआ था और काउंटलेस सोर्ड लाइट्स वहां से फूट पड़ी। रेबेल आर्मी के अनगिनत लोग मारे गए। फ्लाइंग शिप्स आसमान से गिरे और कॉर्प्सेस की बारिश होने लगी। जनरल स्याओई को रिट्रीट करना पड़ा। जब यूयुअन चुयु और यूयुअन चुयुन की आर्मीज रिवर क्रॉस कर चुकी, तभी लिजहू का केओस पूरी तरह शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल स्कॉलर्स की चेकिंग की और तब पता चला कि लॉस बहुत भारी था। यहाँ तक कि कुछ डायरेक्टरेट्स भी स्कॉलर्स को बचाने के लिए डेविल्स से लड़ते हुए मारे गए थे। उसके बाद कई स्कॉलर्स ने डायरेक्टरेट्स को फॉलो करते हुए रिबेलियन सप्रेस करने में हिस्सा लिया। जब इंपीरियल प्रिसेप्टर कोर्ट लौट आया,
तभी स्कॉलर्स का ये एक्सपीरियंस खत्म हुआ और वे इंपीरियल कॉलेज लौटे। इसी वजह से वे छिनमू से थोड़े लेट पहुंचे। कई इंपीरियल स्कॉलर्स मारे गए थे और गु लिनुआन ब्लेम से नहीं बच सका, इसलिए उसने एम्परर से पनिशमेंट मांगी। एम्परर ने उसका हाफ ईयर सैलरी कॉन्फिस्केट कर लिया और उसे 4th रैंक ऑफिशियल पर डिमोट कर दिया। वह अब भी इंपीरियल कॉलेज का इंचार्ज था, लेकिन ड्यूटी में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली। गु लिनुआन ने कैजुअल्टी लिस्ट तैयार करवाने का आदेश दिया, ये सोचते हुए कि उसमें छिनमू का नाम होगा, लेकिन अफसोस उसका नाम नहीं था। लिस्ट तैयार होने के बाद वह तुरंत पैलेस की ओर एम्परर से मिलने चला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक यूनक से हुई जो इंपीरियल कॉलेज की तरफ इंपीरियल डिक्री ले जा रहा था। गु लिनुआन ने उससे कहा, यूनक, क्या आप इंपीरियल कॉलेज में इंपीरियल डिक्री अनाउंस करने जा रहे हैं? उस यूनक ने मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस लॉर्ड, इंपीरियल एकेडमिशियन ने रिबेलियन सप्रेस करने में ग्रेट मेरिट दिखाया है, जिससे आपके अंडर स्कॉलर्स बच गए। हिज मैजेस्टी ने मुझे डिक्री देने और उसका ऑफिशियल पोजीशन रेज करने भेजा है। गु लिनुआन का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया और उसने गुस्से में कहा, यह तो उसका ड्यूटी था, रिवॉर्ड देने की क्या जरूरत है? उस यूनक ने कहा, हिज मैजेस्टी ने कहा है कि कुछ लोग अपना ड्यूटी भी ठीक से नहीं निभा पाते, इसलिए इसे दूसरों के लिए वार्निंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गु लिनुआन ने मन ही मन कहा, तो ये वार्निंग है, क्या ये वार्निंग मेरे लिए है? गु लिनुआन की आंखों के कोने फड़कने लगे और उसके दिल में घबराहट फैल गई। गु लिनुआन ने कुछ ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स निकाले और चुपचाप यूनक के हाथ में ठूंस दिए, फिर खुद को संभालते हुए पैलेस की तरफ बढ़ा। अभी वह कुछ ही कदम आगे गया था कि एक और इंपीरियल डिक्री यूनक उससे टकरा गया, जो तेजी से इंपीरियल कॉलेज की ओर जा रहा था, और उस यूनक ने मुस्कुराकर गु लिनुआन से कहा, कांग्रेचुलेशंस लॉर्ड गु। यह सुनकर गु लिनुआन ने एब्सेंट माइंडेडली यूनक से कहा, यूनक, किस खुशी की बात है? तभी यूनक ने गु लिनुआन से कहा, लॉर्ड गु, शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपके इंपीरियल कॉलेज के इंपीरियल एकेडमिशियन ने रिबेलियन सप्रेस करने में मेरिट हासिल किया है। हिज मैजेस्टी ने मुझे रिवॉर्ड देने और उसे प्रमोट करने भेजा है। गु लिनुआन फिर चौंक गया और जोर से यूनक से कहा, फिर से प्रमोशन? अभी अभी एक यूनक उसे प्रमोट करने जा रहा था, एक ही दिन में 2 बार प्रमोशन कैसे? तभी इंपीरियल डिक्री यूनक ने गु लिनुआन से कहा, हिज मैजेस्टी ने कहा है, पहली प्रमोशन इसलिए थी क्योंकि कुछ लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, जबकि इंपीरियल एकेडमिशियन ने अपना ड्यूटी निभाया, इसलिए उसे अपर 6th रैंक पर प्रमोट किया गया, और इस बार उसने सदर्न बॉर्डर पर रिबेलियन सप्रेस करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए अब उसे लोअर 5th रैंक पर प्रमोट किया जा रहा है। यह सुनकर गु लिनुआन ने चुपचाप कुछ ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स निकाले और यूनक के हाथ में रखते हुए बुदबुदाया, तो ये उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से था। इंपीरियल एकेडमिशियन हमारे इंपीरियल कॉलेज का है, उसे रिवॉर्ड मिले तो मुझे भी ऑनर मिलना चाहिए। इंपीरियल डिक्री यूनक खुशी खुशी मुस्कुराया और यूनक ने कहा, बिल्कुल सही, और तेजी से आगे बढ़ गया। और गु लिनुआन पैलेस की तरफ बढ़ता रहा, उसके विचार बिखरे हुए थे। तभी उसकी मुलाकात एक और इंपीरियल डिक्री यूनक से हुई। उसे देखते ही यूनक का चेहरा खिल गया और यूनक ने कहा, कांग्रेचुलेशंस लॉर्ड गु, कांग्रेचुलेशंस। दोबारा गु लिनुआन का चेहरा काला पड़ गया और गु लिनुआन ने यूनक से कहा, यूनक, अब किस बात की खुशी है? यूनक ने गु लिनुआन से कहा, हिज मैजेस्टी ने मुझे इंपीरियल एकेडमिशियन को प्रमोट करने का डिक्री दिया है। वह बूढ़ा यूनक आगे बोला, इंपीरियल एकेडमिशियन छिनमू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर की इंजरीज का ट्रीटमेंट किया है, इसलिए उसे अपर 5th रैंक पैलेस ग्रैंडी पर प्रमोट किया गया है और उसे डायरेक्टरेट्स के बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। एक ही दिन में 3 प्रमोशन, ये आपके इंपीरियल कॉलेज के लिए बहुत बड़ी खुशी है। यह सुनकर गु लिनुआन ने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाया और चुपचाप कुछ ग्रेट एबंडेंस कॉइन्स निकाले और किसी को पता चले बिना उस बूढ़े ईनुच के हाथ में रख दिए। फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं भी ऑनर्ड हूँ। जब यूनक चला गया, गु लिनुआन का चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। छिनमू प्रमोट होता जा रहा था और वह खुद डिमोट हो चुका था। इस रफ्तार से तो जल्द ही छिनमू उसी रैंक पर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, छिनमू की 3 प्रमोशंस की वजह से गु लिनुआन को काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा। तभी गु लिनुआन ने मन ही मन छिनमू के बारे में सोचकर कहा, अगर ये इसी तरह प्रमोट होता रहा तो एक दिन मुझे ही इसे लॉर्ड कहकर बुलाना पड़ेगा। तभी गु लिनुआन ने खुद को संभाला और कैजुअल्टी लिस्ट लेकर एम्परर से मिलने चला गया। एम्परर यानफेंग उस समय मेमोरियल्स पढ़ रहा था। गु लिनुआन के आने पर एम्परर ने सिर उठाया और लिस्ट ली। उसे देखने के बाद भारी दिल से एम्परर यानफेंग ने कहा, ये स्कॉलर्स मेरे टैलेंट्स थे और एम्पायर के फ्यूचर पिलर्स।
सिर्फ इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से ये स्कम्स के हाथों मारे गए। मैं किल करना चाहता हूँ। एम्परर के ऐसा कहते ही गुलिनुआन के माथे पर ठंडा पसीना निकल आया और वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसे डर था कि अगर उसने बीच में कुछ कहा तो एम्परर उसे भी मारने का आदेश दे सकता है। तभी एम्परर यनफेंग उठ खड़ा हुआ और इधर उधर टहलने लगा। अचानक एम्परर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और कड़वे स्वर में गुलिनुआन से कहा, मैंने स्कॉलर्स के एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ डिपार्चर पॉइंट की इंपीरियल डिक्री दी थी, फिर उन पर एम्बुश कैसे हुआ? गुलिनुआन, मिनिस्टर गु, बताओ तुम्हारी राय, खबर लीक किसने की? गुलिनुआन हिचकिचाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। फिर गुलिनुआन ने एम्परर यानफेंग से कहा, लिजू की बैटल सिचुएशन देखने से लगता है कि लिजू प्रीफेक्चर मैजिस्ट्रेट पहले ही डियर काउंटी में घुस चुका था। जब डायरेक्टरेट्स और स्कॉलर्स लिजू पहुंचे तो रेबल्स ने ठीक उसी समय सोल गाइड एग्जीक्यूट किया और इसका मतलब रेबल्स को स्कॉलर्स के लिजू पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम पता था, जैसे उन्हें पहले से प्रेमोनिशन हो। गुलिनुआन थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला, डियर काउंटी इन्वेड करने के बाद भी रेबल्स के पास डेविल समन करने और कई सोल्स बुलाने की ताकत बची हुई थी। इसका मतलब उन्हें स्कॉलर्स के एक्सपीरियंस के लिए आने की खबर पहले से थी, इसलिए ये डायरेक्टरेट्स या स्कॉलर्स की लीक नहीं हो सकती। और गुलिनुआन ने खुद को संभालते हुए एम्परर यानफेंग से कहा, खबर या तो मुझसे लीक हुई है या फिर बाकी फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स में से किसी से। ट्रेटर हमारे ही बीच में है। तभी एम्परर यानफेंग ने ठंडी हंसी हंसी और एम्परर यानफेंग ने कहा, लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूं और थ्रोन उन्हें दे दूं। उस दिन डिस्कशन में सिर्फ तुम, मैं, बाकी फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स, क्राउन प्रिंस के टीचर्स, सिटू, सिकोंग और ड्यूक थे। तुम्हारे हिसाब से ट्रेटर कौन है? गुलिनुआन के माथे से बड़े बड़े पसीने के कण टपकने लगे और उसने दांत भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। और तभी एम्परर यानफेंग ने गुलिनुआन को घूर कर देखा और ठंडे स्वर में गुलिनुआन से कहा, बोलने की हिम्मत नहीं? इसका मतलब तुम मुझसे लॉयल नहीं हो। यह सुनते ही गुलिनुआन के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और गुलिनुआन ने कहा, यह मंत्री 200 साल से ज्यादा ग्रेट रूइंस में जमे रहने के कारण कोर्ट के मिनिस्टर्स से परिचित नहीं है, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। एम्परर यानफेंग ने कहा, जो मन में है वही बोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गुलिनुआन ने कहा, मैं नेचुरली स्लो विटेड हूँ, बहुत डम हूँ। मेरा जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड भी इंपीरियल एकेडमिशियन ने स्कैम कर लिया। इससे साफ है कि मैं कितना डम हूँ। एम्परर यानफेंग ने एक्सट्रीम गुस्से में हंसते हुए अपनी नाक की तरफ इशारा किया और एम्परर यानफेंग ने कहा, इधर उधर की बातें बंद करो। इंपीरियल एकेडमिशियन ने तुम्हारी सोर्ड ली तो तुम हेड डाउन करके अपोलोजाइज करके वापस मांग सकते थे। अगर तुम डम हो तो ग्रैंड चांसलर बने रहने की क्या जरूरत? सामान बांधो और निकलो। बताओ, किस पर शक है? गुलिनुआन ने दांत भींचे और सिर उठाया और गुलिनुआन ने एम्परर यानफेंग से कहा, क्राउन प्रिंस के कुछ टीचर्स सस्पिशियस हैं। यह सुनकर एम्परर यानफेंग गुस्से में चिल्लाया और एम्परर यानफेंग ने कहा, क्या कहा तुमने? एम्परर यानफेंग का एम्परर्स माइट फूट पड़ा। दबाव में गुलिनुआन ने सिर झुका लिया। अचानक एम्परर यानफेंग बूढ़ा सा दिखने लगा। उसने हाथ हिलाया। एम्परर यानफेंग ने कहा, मिनिस्टर गु, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट, जाओ। यह सुनकर गुलिनुआन पसीने से तरबतर हालत में धीरे धीरे पीछे हट गया। तभी एम्परर यानफेंग ने फिर कहा, वापस आओ। गुलिनुआन के रोंगटे खड़े हो गए। वह डरते हुए वापस आया। फिर एम्परर यानफेंग ने धीरे से कहा, इस बार इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और मैंने उसे अभी तक रिवॉर्ड नहीं दिया। तुम्हारे हिसाब से मुझे उसे क्या रिवॉर्ड देना चाहिए? गुलिनुआन ने सिर झुकाकर कहा, एम्परर उसे क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं? तभी एम्परर यानफेंग ने कहा, और कुछ नहीं। गुलिनुआन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तो इंपीरियल प्रिसेप्टर को ब्यूटीफुल वुमेन और मनी दे दीजिए। एम्परर यानफेंग ने कहा, तुम्हारा आइडिया मेरे जैसा ही है। फिर आह भरते हुए बोला, मुझे डर है कि वह हमेशा की तरह इसे भी रिफ्यूज कर देगा। गुलिनुआन ने हिचकिचाते हुए एम्परर यानफेंग से कहा, इस बार बहुत कुछ हुआ है। अगर इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में क्लेवर है तो वह जरूर एक्सेप्ट करेगा। एम्परर यानफेंग कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और एम्परर यानफेंग ने गुलिनुआन से कहा, तुम भी क्लेवर आदमी हो। मैं तुम्हें वार्न नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें वार्न करने की जरूरत भी नहीं है। जाओ, और एक बात याद रखना, इंपीरियल एकेडमिशियन के साथ बार बार उलझना बंद करो। तुम उससे उलझ नहीं सकते। उसकी पावर तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर है। हर बार जब तुम उसे ट्रबल देते हो, मुझे तुम्हारे लिए एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। मैंने तुम्हें सबके विरोध के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर बैठाया है। मैं तुम्हारे मेस बार बार साफ नहीं करना चाहता।
यह सुनकर गुलिनवन शर्मिंदगी महसूस करते हुए पीछे हट गया और मन ही मन सोचने लगा, इंपीरियल एकेडमिशियन छिनमू, मैं उससे नहीं उलझ सकता, मैं उससे नहीं उलझ सकता। मैं डेविल पाथ का एक बड़ा फिगर हूँ, डेविल पाथ के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट लोगों में से एक, और मैं 5 एलिमेंट्स रेल्म के एक ब्रैट से नहीं उलझ सकता। क्या मैंने पिछले कई 100 साल यूं ही जी दिए? एम्परर यनफेंग वापस अपने मेमोरियल्स पढ़ने लगा। फिर अचानक उसने वर्मिलियन ब्रश रख दिया और कुछ सोच में डूब गया। एम्परर यानफंग ने खुद से कहा, मैं मिडिल एज में इस सीट पर बैठा था, जबकि कुछ दूसरे बेटे लंबे इंतजार में मर भी गए। लगता है मेरा क्राउन प्रिंस मेरी तरह क्राउन प्रिंस की सीट पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता। इंपीरियल कॉलेज में छिनमू को लगातार 3 इंपीरियल डिक्रीज मिले। उसकी ऑफिशियल पोजीशन बढ़ाकर अपर 5th रैंक पैलेस ग्रैंडी कर दी गई। पैलेस ग्रैंडी एक वेलफेयर पोजीशन थी। इसमें कोई रियल पावर नहीं होती थी। नाम के तौर पर वे एम्पायर के सिविल ऑफिशियल्स माने जाते थे, लेकिन असल में वॉन्डरर्स ही रहते थे। ये साफ था कि एम्परर के मन में अभी भी कुछ डाउट्स थे। आखिर छिनमू हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर था। एम्परर उसे रियल पावर नहीं देना चाहता था, ताकि एम्पायर के हर लेवल पर डेविल कल्ट के लोग न भर जाएं। छिनमू ने तीनों इंपीरियल डिक्रीज उठाए और वेस्ट रूम में फेंक दिए। वह इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना कल्टीवेशन में लग गया। वह अभी भी 5 एलिमेंट्स रेल्म की बाकी 4 ट्रांसफॉर्मेशंस कल्टीवेट कर रहा था। साउथ जाकर रिबेलियन सप्रेस करते समय इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें बहुत गाइडेंस दी थी। इसीलिए चेन वनयुन, सी युन सियांग और बाकी लोग सदर्न बॉर्डर से लौटते ही फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स पहुंच गए। 5 एलिमेंट्स रेल्म की टेक्निक्स खोजने के लिए सी युन सियांग ने तो छिनमू से इंपीरियल एकेडमिशियन का बुक टैबलेट भी उधार लिया, ताकि वह फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स की 3rd फ्लोर में जाकर टेक्निक्स देख सके। छिनमू ने सैटर्न की स्टार फोर्स को अंदर खींचा और बाहर छोड़ा। तभी छिनमू का शरीर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसकी टांगें आपस में जुड़ गईं और स्नेक की टेल बन गईं। ह्यूमन हेड और स्नेक बॉडी के साथ वह लगभग 10 यार्ड्स लंबा हो गया। उसी समय उसके पीछे 2 टाइटली शट गेट्स प्रकट हुए। साउथ की जर्नी के दौरान छिनमू मर्क्यूरी सॉवरेन, मार्स सॉवरेन, जुपिटर सॉवरेन और वीनस सॉवरेन की गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेट कर चुका था, लेकिन सैटर्न सॉवरेन का फॉर्म उसे सबसे मुश्किल लग रहा था। छिनमू का वाइटल ची कितना भी डेंस हो जाए, लेकिन वह सैटर्न सॉवरेन का परफेक्ट फॉर्म नहीं बना पा रहा था। इस बार जब छिनमू ने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक एग्जीक्यूट किया, तो उसके पीछे का टाइटली शट गेट और ज्यादा क्लियर हो गया, लेकिन उस पर लिखे वर्ड्स अभी भी ब्लरी थे। छिनमू उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। 5 एलिमेंट्स स्टार सॉवरेन्स में सैटर्न सॉवरेन बेहद स्पेशल था। सैटर्न अर्थ मार्किस टेक्निक 5 एलिमेंट्स का हेड माना जाता था और अनएक्सपेक्टेडली इसे कल्टीवेट करना सबसे कठिन था, खासकर सैटर्न सॉवरेन के पीछे का गेट। छिनमू सैटर्न सॉवरेन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो पा रहा था, लेकिन छिनमू के पीछे का गेट कभी पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं हुआ। उस पर लिखे वर्ड्स हमेशा ब्लरी ही रहते थे। आसमान से अर्थ येलो लाइट लगातार छिनमू के शरीर में उतर रही थी। अर्थ एलिमेंट की स्टार फोर्स उमड़ पड़ी और गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के शरीर को स्टेबिलाइज करने लगी। धीरे धीरे छिनमू ने महसूस किया कि सैटर्न सॉवरेन का फॉर्म अभी पूरा नहीं था। तभी छिनमू के हाथों में एक स्क्रोल का एपरेशन प्रकट हुआ, और जब छिनमू ने स्क्रोल के एपरेशन को देखा, उस पर लिखे वर्ड्स भी ब्लरी ही थे, लेकिन उन अजीब पैटर्न से साफ था कि ये टैडपोल स्क्रिप्ट थी। ये राइटिंग सन, मून, इंसेक्ट और फिश जैसी दिखती थी, जो मॉडर्न इरा की राइटिंग से बिल्कुल अलग थी। छिनमू ने ग्रैंडपा डेफ से करीब 10 साल तक सीखा था। ग्रैंडपा डेफ एंशिएंट टेक्स्ट्स का महान स्कॉलर था, लेकिन ग्रैंडपा डेफ ने कभी छिनमू को इस तरह की टैडपोल स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पढ़ाया था। छिनमू ने सिर घुमाकर गेट के राइटिंग्स को देखा। हालांकि वे भी ब्लरी थे, फिर भी छिनमू स्क्रोल और गेट की राइटिंग में सिमिलैरिटी देख पा रहा था। तभी छिनमू ने मन ही मन कहा, ये किस तरह की लैंग्वेज है? छिनमू को हल्का सा अजीब महसूस हुआ। अगर 5 एलिमेंट्स रेल्म का हर मार्शल आर्टिस्ट अपने पीछे ऐसा गेट और हाथ में ऐसा स्क्रोल रखता, तो जरूर किसी ने इन राइटिंग्स को स्टडी करके उनका मीनिंग निकाल लिया होता। तो फिर इंपीरियल प्रिसेप्टर ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों के सैटर्न सोवरेन फॉर्म में ना गेट होता हो और ना ही स्क्रॉल? इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी छिनमू के माइंड में एक गहरी डेविलिश आवाज गूंजी। उस आवाज ने छिनमू से कहा, अपनी इमेजिनेशन को बेकाबू मत होने दो। ये यूडू की राइटिंग्स हैं। तुम जैसे वीकलिंग को यूडू की राइटिंग पहचानने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये मिस्टीरियस वॉइस सुनते ही छिनमू के रोंगटे खड़े हो गए और छिनमू ने घबराकर कहा, कौन? मेरे बॉडी में कौन बोल रहा है? वह आवाज हंसी
और उसने छिन्मू से कहा, एक्टिंग कर रहे हो? मेरे सामने तुम कब तक एक्टिंग करते रहोगे? जब मैंने तुम्हारी आंखें उधार लेकर इंपीरियल प्रिसेप्टर की बैटल देखी थी, तब तुमने मुझे नहीं पहचाना, ड्यूटियन के रूलर को समन करने वाले। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।